नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग नेताजी का लखनवी अंदाज पढ़ रहे हैं, जो यशपाल जी की कहानी है। यशपाल जी इसमें बता रहे हैं कि वो स्वयं एक पैसेंजर की तरह यानी यात्री की तरह सेकंड क्लास के डब्बे में सफ़र करना चाहते हैं और अकेले बैठ करके किसी कहानी के विषय में सोचना चाहते हैं। इसलिए वो सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है और कई बार डिब्बे में कोई भी व्यक्ति नहीं होता। अकेला लेखक ये सोच रहा होता है कि मैं खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देखता रहूँगा और एक नई कहानी के बारे में सोचता रहूँगा, क्योंकि लेखक कह रहे हैं कि हमको बैठ करके कुछ सोचने की आदत है। उस सोच से ही मैं एक कहानी तैयार करता हूँ। लेखक सेकंड क्लास का टिकट लेकर जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ती रहती है। लगभग दौड़ते हुए लेखक ने ट्रेन को पकड़ लिया, यानी एक बोगी में घुस गए। जब उस बोगी में घुसते हैं तो लेखक का जो ऐसा विचार था कि डिब्बे में कोई नहीं होगा, उसके जस्ट विपरीत डिब्बे में पहले से एक व्यक्ति बैठे हुए थे और वो थे लखनऊ के नवाब। तो नवाब साहब बड़ी आराम से पलथी मार करके बैठे हुए थे और सामने टेबल पर विंडो सीट के पास जो टेबल होती है ट्रेन में, बोगी में, उस पर उन्होंने दो खीरे रखे। लेखक के लिए वो खीरा एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि नवाब लोग खीरा फल की तरह नहीं खाते। ये तो निम्न और मध्यम वर्गीय का भोजन है, नवाबों का भोजन नहीं है। नवाब साहब भी बड़े असमंजस में पड़ गए कि खीरा रखा हुआ है और मैं बैठा हुआ हूँ और तीसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर इस खीरे को थोप दिया जाए। अब नवाब साहब के सामने ये समस्या आ पड़ी कि वो अपनी इज्जत को कैसे बचाएं, कैसे बताएं कि ये खीरा मेरा नहीं है, मैं नहीं खाता हूँ और मैंने इसे किस संदर्भ में खरीदा। लेखक उसे देख करके चुपचाप मौन है। डिब्बे में प्रवेश करते समय नवाब साहब ने बिल्कुल भी लेखक के प्रति किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जैसे कि आदमी किसी के घर जाता है या कहीं पर मिलता है तो गैर व्यक्ति भी निगाहें मिलने पर मुस्कुरा देता है या कुछ अभिवादन स्वरूप छोड़ देता है। नवाब साहब ने इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेखक ने भी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट में नवाब साहब को छेड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि लेखक भी सफ़ेद पोश है, यानी एक सज्जन व्यक्ति है और लखनऊ का रहने वाला है। नवाब साहब की नज़र में लेखक निम्न व्यक्ति है, क्योंकि वो नवाबी नस्ल का नहीं है। परंतु लेखक ये जानते हैं कि नवाबों की जो नस्ल होती है वो बड़ी अलग होती है। नवाब तो पेड़ा छील कर खाते थे, उनकी ऐसी शान और शौकत, उनके सामने ये खीरा खाया जाना, वो भी एक नवाब के द्वारा, असंभव। लेखक इन्हीं विचारों में खिड़की के बाहर देखने लगा और नवाब साहब की तरफ बिल्कुल भी तकल्लुफ नहीं किया, न तो किसी के प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की और न ही उनको किसी प्रकार का अभिवादन भेजा। नवाब साहब ने भी चुपचाप बैठे रहे और खीरे के बारे में सोचते रहे कि करना क्या चाहिए। कुछ समय के बाद अब क्या होगा कहानी में आगे, बड़ा ही रोचक है, बड़ा इंटरेस्टेड है। अब हम लोग कहानी में आगे देखेंगे कि नवाब साहब और लेखक के बीच में क्या कुछ वाद विवाद या बातचीत होती है, या दोनों ऐसे ही कठपुतली की तरह बैठ करके सफर पूर्ण करते हैं। जो भी होगा बड़ा रोचक होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि नवाब साहब ने लेखक से पहल की, यानी नवाब साहब ने पहले अभिवादन या कुछ बात करने के लिए पहल किया, या लेखक ने ही अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख करके सामाजिक व्यवहारिकता को आगे बढ़ाने के लिए नवाब साहब का अभिवादन या कुछ बातचीत की। और जो बातचीत हुई, संवाद हुआ,
उसका विषय भी क्या रहा और कैसा। तो चलिए अब हम लोग नवाब साहब और लेखक की ट्रेन के सफ़र का आनंद लेते हैं। यशपाल जी को हम लोग पढ़ रहे थे। ये हैं यशपाल जी। चलिए अब हम लोग जहाँ पर छोड़े थे उससे आगे चलते हैं। ये हम लोग का हो गया था। कह रहे ठाली बैठे, लेखक कह रहे थे कि ठाली बैठे नहीं, खाली बैठकर कल्पना करते रहना ये लेखक की पुरानी आदत थी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। कह रहे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लेखक करने लगा। लेखक जो थे अपनी विशेषता बता रहे हैं कि मैं जब खाली बैठा रहता हूँ तो मैं कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। अब लेखक क्या सोच रहा है ये अपने बारे में बता रहे हैं। लेखक के सामने सब्जेक्ट के रूप में यानी विषय के रूप में नवाब साहब उपस्थित थे। तो लेखक को सबसे आसान बात ये लगी कि हम नवाब साहब के बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने जो व्यवहार किया या वो जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है। ऐसा लेखक सोच करके नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक ये सोचने लगा कि मेरी वजह से नवाब साहब को क्या क्या सुविधा यानी कठिनाइयाँ हो रही हैं और इस संदर्भ में वे क्या संकोच कर रहे हैं, उसका अनुमान लगाने लगा। अब लेखक अनुमान लगा रहा है। संभव है यानी हो सकता है। लेखक सोच रहा है कि हो सकता है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। लेखक सोच रहा है कि शायद नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते थे और किफ़ायत यानी बचत हो, इसलिए वो फर्स्ट क्लास का टिकट न लेकर के सेकंड क्लास का टिकट लेकर के यहाँ पर बैठ गए। अब उन्हें ये गंवारा मतलब मंजूर, उनको ये मंजूर ना हो कि अब शहर का कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति मझले दर्जे में सफ़र करता हुआ नवाब साहब को देख ले। मझले दर्जे यानी सेकंड क्लास में नवाब साहब यात्रा कर रहे हैं, ये उनकी शान और शौकत के खिलाफ है। उनको फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। लेखक ये सोच रहा है कि सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, ये नवाब साहब के लिए अच्छी बात नहीं है। नवाब साहब शायद ये बात सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि या फिर वक्त काटने के लिए ही खीरा खरीदा होगा और किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। मैंने आपको बार बार बताया है कि नवाब लोग खीरा फल की तरह नहीं खा सकते, नहीं खाते हैं। खाने को तो कुछ भी खा सकते हैं पर नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी नवाबी हैसियत के विरुद्ध है, खिलाफ है। अगर वो खीरे को खाली फलों की तरह खाएंगे तो इसमें उनका अपमान होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि अब किसी सफ़ेद पोश व्यक्ति के सामने खीरा खाते हुए देखे जाने का भय भी नवाब साहब के अंदर उपस्थित है। लेखक कह रहे हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से देखना यानी तिरछी निगाह से अपने आप को बचा कर यानी छुप कर देखना। लेखक तिरछी निगाह से नवाब साहब की नज़रों को बचाकर नवाब साहब को ही देख रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब नवाब साहब के हाथ से बात निकल चुकी थी। क्या होता है कि बातचीत, दुआ सलाम और मारपीट अगर जाते जाते हो जाए तो हो गई, नहीं तो फिर नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आया या आप किसी के घर में गए तो दरवाज़ा खुलते ही, सामना होते ही पहले नमस्कार प्रणाम जो भी करना है वो तुरंत करेंगे, या आधा घंटा बैठने के बाद तो कोई प्रणाम करेगा नहीं। अगर वो ऐसा करता है तो वो बनावटी दिखता है, असंस्कारी हो जाता है। और अगर कहीं मारपीट करने गए हैं तो अगर आपको मारपीट करनी है तो तुरंत शुरू हो जाइए। ये
तकाजा है, यानी वक्त का तकाजा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, बातचीत होने लगती, फिर ये सब नहीं होता। इसलिए कहा गया है, कहावत हमारे यहाँ, कि मारपीट और दुआ सलाम पहुँचते पहुँचते हो जाए तो हो गई, नहीं तो फिर नहीं होती। लेखक भी कह रहे हैं कि नवाब साहब के हाथ से अब ये सभ्यता वाली बातें सारी निकल चुकी थी, यानी उन्होंने समय रहते हमारा अभिवादन नहीं किया, हमसे बातचीत नहीं की, या हमारा स्वागत नहीं किया। भले हम अपरिचित हैं, परंतु डिब्बे में घुसने पर उनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो कम से कम नवाब साहब को मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा तो देना चाहिए था। ऐसा लेखक कह रहा है। अब नवाब साहब अपनी जो झिझक थी, उनकी जो संकोच और शर्म थी, उसको वो किस तरह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वो कुछ देर गाड़ी की खिड़कियों से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। गौर करना मतलब समझना। अब नवाब साहब समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब मैं इस व्यक्ति से कैसे बात करूं, या इस खीरे का प्रेजेंटेशन कैसे करूं, खीरे को कैसे खाऊं ना खाऊं। नवाब साहब के सामने बड़ी दुविधा थी। अगर वो खीरे को नहीं खाते हैं तो लेखक प्रश्न पूछ सकता है कि आखिर आपने खीरा क्यों खरीदा, और अगर वो खीरा खाते हैं तो ये उनकी नवाबी शान के विरुद्ध है। और वो भी लेखक के सामने, अकेले होते तो खा लेते, परंतु लेखक के सामने खाना असंभव। इन्हीं स्थितियों पर नवाब साहब विचार कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। क्या होता है, नवाब साहब ने वही रूप धारण किया जो कई बार हम मजबूरी में करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को जब अचानक देखते हैं भीड़ में, कहते हैं ओह आप भी हैं यहाँ पर, और हाथ बढ़ा करके प्रणाम करके, जैसा भी संबंध रिलेशन हो उस तरह से उसका संबोधन और प्रणाम करते हैं। वो भीड़ में होता है, या उस समय होता है जब व्यक्ति कहीं पर खोया है, किसी काम में मशगूल है और किसी के आने की सूचना उसे प्राप्त ना हो। नवाब साहब ने भी ऐसा अनुभव कराया लेखक को कि मैं बाहर के दृश्य देखने में इतना व्यस्त था कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि आप आए। ओह, नवाब साहब ने सहसा यानी अचानक लेखक को संबोधित किया। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। उन्होंने आदाब किया, नमस्कार किया, और जनाब का मतलब होता है उर्दू में श्रीमान। और उन्होंने तुरंत ऑफर कर दिया कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे। लेखक को नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक जो था वो नवाब साहब के इस अचानक बदले हुए रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गया, और उसे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि नवाब साहब ने ये एक नया रूप किस प्रकार से धारण कर लिया। भाप लिया मतलब समझ लिया, बिना बताए बातों को समझ लेना यानी भाप लेना। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब लेखक ने भाप लिया यानी जान लिया कि नवाब साहब शराफत यानी अपने सज्जनता प्रदर्शित करने के लिए इस गुमान का मतलब भुलावा, इस भुलावे में है कि वे हमें भी मामूली आदमी समझ रहे हैं। लेखक नवाब साहब के सामने ये प्रदर्शित कर रहा है कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, आम आदमी नहीं हूँ, जिसे आप कहेंगे और मैं स्वीकार कर लूँगा, और मैं आपके खीरे के ऑफ़र को स्वीकार कर लूँगा और आप ही की तरह हो जाऊँगा। अब लेखक नवाब साहब के सामने कुछ विशिष्ट बनने की कोशिश कर रहा है, और ये नवाब साहब को बताना चाहता है कि मैं आपके जैसा, यानी जैसा आप मुझे समझ रहे हैं, एकदम मामूली से मामूली व्यक्ति मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी भी कोई आत्मसम्मान और आत्म प्रतिष्ठा है, जिसे मैं आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। लथेड़ लेना यानी घसीट लेना, हरकत मतलब आदत से मजबूर होना। कहने कुछ ऐसी हरकतें जो न बड़े लोग छोटे लोगों के प्रति करते हैं, यानी उनको नहीं देखना, देख करके भी अनदेखा करना, उनकी बातों पर गौर न करना, उनकी बातों को कोई तवज्जो न देना, तवज्जो नहीं महत्व न देना। इस तरह का व्यवहार नवाब साहब ने लेखक के साथ किया, और लेखक ने नवाब साहब को ये अनुभव कराया कि मैं उन आम व्यक्तियों में से नहीं हूँ जिसे आप कभी भी
अपना बना ले और कभी भी लथेड़ कर भगा दे। लेकिन लेखक भी एक सम्मानित व्यक्ति था, तो उसने आदाब अर्ज का जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। जनाब, जवाब दिया, जनाब क्या है, जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। लेखक ने कहा शुक्रिया यानी धन्यवाद, किबला शौक फरमाइए यानी आप ही खाइए। लेखक ने नवाब साहब को डायरेक्ट कह दिया कि आपने मुझे खीरे के लिए आमंत्रित किया, ऑफ़र दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, परंतु ये खीरा आप ही खाइए। लेखक ने ऐसा जवाब दे दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे को नीचे रखे तौलिए को झाड़कर सामने बिछा लिया। अगर लेखक नवाब साहब के ऑफर को यानी खीरे खाने की बात को स्वीकार कर लेता तो नवाब साहब की सारी परेशानी समाप्त हो जाती, परंतु नवाब साहब की परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि खीरा खाएं या ना खाएं, और अगर खीरा खाते हैं तो किस तरह से खाएं, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। परंतु इस बात को समझने, परिस्थितियों को गौर करने के उद्देश्य से नवाब साहब ने पहले खिड़की के बाहर देखना शुरू किया, फिर परिस्थितियों को समझा और उसके बाद फिर दृढ़ निश्चय होकर के यानी अपने आत्मसम्मान को बटोर करके पूरे साहस के साथ, मतलब कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हों जो करने से उनकी निंदा होगी, बुराई होगी, ऐसा उनके मन में विचार आया होगा। और जब इस तरह का विचार व्यक्ति के मन में आता है तो वो अपने आप को दृढ़ करता है, मजबूत करता है, अंदर से आत्मसम्मान को और आत्मबल को उत्तेजित करता है। उत्तेजित करके वो फिर से उस कार्य को करने में लग जाता है। तो नवाब साहब ने भी ठीक वैसा ही किया, परिस्थितियों को समझा और खीरे के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़ा और झाड़ करके अपने सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। पुराने समय में आज की तरह ट्रेन में न तो पानी बिकता है, न चाय बिकता था, और न ही ऐसा पानी होता था जो आप पी सकें। स्टेशनों पर भी बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं। तो जो लोग ट्रेनों में सफ़र करते थे, यात्रा करते थे, वो लोग अपने पानी की व्यवस्था रखते थे। नवाब साहब ने लोटे में पानी रखा था, वो भी सीट के नीचे। उन्होंने लोटे का पानी उठाया, खिड़की के बाहर खीरे को निकाला, बाकायदा पानी डालकर उसको धोया, धोने के बाद उस तौलिए से पोंछा और पोंछ करके रख दिया। अब नवाब साहब ने अगला स्टेप क्या किया, जेब से चाकू निकाला। नवाब साहब खीरा खाने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे पर लेखक ने भेड़ मार दिया। अब जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरे के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। खीरे की एक विशेषता होती है, खीरे में बहुत सारे गुण होते हैं। उसके पानी से बहुत सारे कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। खीरा मनुष्य को बहुत ताजगी और बहुत ही उपयोगी है, गुणकारी है। परंतु उसमें एक दुर्गुण होता है, उसका जो सिर होता है यानी वो हिस्सा जो पेड़ से जुड़ा होता है, वहाँ पर कुछ जो है ऐसे अम्ल होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे वो कड़वा हो जाता है। तो उसको निकालने का उपाय ये है कि उसको सिरे से काटा जाता है, फिर चक्कू से गोदा जाता है, फिर उसमें ज़रा नमक डाल के उसको रगड़ा जाता है। तो जब रगड़ने से क्या होता है, उसके झाग जो है बाहर आ जाते हैं और उसका जो कसैलापन, कड़वापन है वो निकल जाता है और फिर उसको काट के फेंक दिया जाता है। ये खीरे का सबसे बड़ी विशेषता और दुर्गुण है। नवाब साहब ने भी वही किया, सिरे से खीरे को काटा, उसे गोदा, उसमें से झाग निकाला, फिर खीरे को बहुत एहतियात से, एहतियात मतलब होता है संभाल करके और तरीके से
छील कर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। एहतियात यानी सावधानी इसलिए बरती थी कि ट्रेन चल रही थी और अगर उनके हाथ से खीरा फिसलता तो ज़मीन में गिर जाता और फिर वो खाने के लायक ना रह जाता। तो बड़ी सावधानी से उन्होंने खीरे के छिलके को छीला, फिर उसको फाँकों को करीने से यानी बड़ी ही सफाई से और डिज़ाइन से, यानी हर फाँक की जो मोटाई थी वो एकदम बराबर थी, एकदम सजावटी तरीके से खीरे को काटा और तौलिए पर सजाते चले गए। उन्होंने क्या किया कि खीरे को काट करके तौलिए पर सजा दिया। नवाब साहब खीरा खाने के लिए अब बेचैन हो चुके हैं। अब वो खीरे को कैसे खाएंगे और किस तरह से लेखक को खिलाएंगे, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।